हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले सोनन क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की जो प्रश्नोत्तरी यानी डेली टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की है, उसमें आज अपनी बात करेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन के विषय में। दोस्तों पिछले टेस्ट के अंदर हमने स्वरों के विषय में बात की थी। आज अपने व्यंजन को देखेंगे। दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए अपने इसको दो भागों में बांट करके देखते हैं। जितने भी संभावित प्रश्न है या जितने भी प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों के विषय में बात करेंगे दोस्तों। और ये जो टेस्ट है वो रीट, पटवार, एसआई, एलडीसी, हाईकोर्ट की हो चाहे किसी अन्य संस्था की हो, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, यानी स्पर्श व्यंजन कितने हैं। हमें बताना है कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं। कितने हैं दोस्तों? 25 हैं, 10 हैं, 20 हैं या फिर 15 है दोस्तों। कितने हैं दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है 1 नंबर, यानी कि प्रश्नों स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो कितनी है? 25 है। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों। और ये स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखिएगा, स्पर्श व्यंजन जो है क से लेकर के मै तक के जो सारे व्यंजन हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इस तरह से जैसे इसमें 5 हो गए ना, ये इसी प्रकार से ये जो पूरा वर्ग है, ये कुल जो 25 वर्ण जो है, 25 व्यंजन जो हैं, वो सारे के सारे कौन से कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें अपने स्पर्शी व्यंजन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है, यानी जिसका उच्चारण जो है वो नाक से भी होता है दोस्तों। यहाँ जो व्यंजन दे रखे हैं उनमें से हमें बताना है नासिकीय व्यंजन कौन सा है। मैं है, च है, ये है या फिर ई है दोस्तों, कौन सा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1 नंबर, यानी कि मैं जो है वो नासिकीय व्यंजन होता है दोस्तों। नासिकीय व्यंजन जिसका उच्चारण स्थान कौन सा रह गया? नासिका रहती है। नासिका का भी उसमें रोल होता है दोस्तों। तो यहाँ कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? कौन कौन से होते हैं नासिकीय व्यंजन? देखिएगा, ये जो भी हमारे 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त और प, यानी ये जो 5 वर्ग हैं, इनके जो भी अंतिम वर्ण होते हैं, जो भी अंतिम व्यंजन हैं, वो सारे के सारे कौन से कहलाते हैं? नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण जो है नासिका से होता है। कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा, अंग हो गया, य हो गया, अण हो गया, न हो गया और मैं हो गया। तो ये जो 5 हैं, इनका उच्चारण किससे होता है? नासिका से होता है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? नासिकीय व्यंजन के नाम से जानते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? हमें बताना है उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? तो देखिएगा, यहाँ जो हमारे पास में ऑप्शन है, ल है, अड़ है, र है और फ है दोस्तों। हमें ये बताना है इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी अड़ जो है वो कौन सा होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। देखिएगा दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन जो है उसे और अपने क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त को अपने और क्या कह सकते हैं? देखिएगा, इसको द्विस्पृष्ट भी कहते हैं अपने, या फिर अपने इसे ताड़नजात भी कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये 2 होते हैं, एक तो अड़ है और एक ये ढ है। जो देखिएगा, बाढ़ में आपने देखा होगा ये वाला ढ, या फिर सड़क में आपने देखा होगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये वाले जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त, द्विस्पृष्ट या फिर ताड़नजात। देखिएगा, इनमें क्या होता है कि जीवा जो है हमारी गोल होकर के इस प्रकार से उल्टी हो जाती है, और यहाँ जो हमारा मूर्धा वाला भाग है, मूर्धा वाले भाग से ये एक थप्पड़ की तरह यानी चोट करते हुए बाहर आती है, ताड़ने की बात होती है। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? ताड़नजात कहते हैं। आप इनका उच्चारण करके देखिएगा तो आसानी से समझ जाएंगे। अड़ का जब आप उच्चारण करते हैं तो किस तरह का फील करते हैं? एक हल्की सी थप्पड़ की तरह चोट मार करके जो जीवा है वो हमारी आगे निकल जाती है। तो ऐसे जो व्यंजन है उन्हें हमने उत्क्षिप्त या फिर ताड़नजात कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चौथा हमारा प्रश्न है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? यानी 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऊष्म नहीं है। कौन सा नहीं है? श, स, है या फिर द। कौन सा नहीं है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी द जो है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है दोस्तों। ऊष्म व्यंजन द नहीं है। तो फिर यहाँ ये भी देख लीजिएगा कि ऊष्म व्यंजन होते कौन कौन से हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, तीनों प्रकार के स और एक होता है।
ऊष्म क्यों कहते हैं? जब भी इनका उच्चारण अपने करते हैं तो मुख से निकलने वाली जो वायु है वो गर्म हो जाती है, इसलिए अपने इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन से हैं? श, स और है। तो यहाँ देखिएगा ये भी था, ये भी था, ये भी था, लेकिन द जो है वो ऊष्म व्यंजनों की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 5वां हमारा प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से तालव्य है, यानी जिसका उच्चारण तालु से होता है। ट है, ज है, क है या फिर व है। हमें यह बताना है इनमें से तालु से बोला जाने वाला व्यंजन कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी ज जो है वो कौन सा है? तालव्य है। और तालव्य का मतलब क्या है कि इसका उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण जो है वो तालु से होता है। दोस्तों क्या और भी कोई ऐसे वर्ण है जिनका उच्चारण तालु से होता है? तो च वर्ग जो है वो पूरा का पूरा तालु से ही उच्चारित होता है। दोस्तों इसके अलावा भी कोई होता है क्या? इसके अलावा देखिएगा य हो गया और श, ये सलजम वाला श हो गया, ये भी व्यंजन है और ये सारे के सारे कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा ई जो है इनका उच्चारण स्थान भी क्या था? तालु ही था। दोस्तों तो इतने जो स्वर और व्यंजन दोनों अपने वर्णों की बात करें तो इनका उच्चारण जो है वो तालु से होता है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। 6ठा हमारा प्रश्न है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य अपने जान गए हैं तो हमें बताना है कौन सा है? त है, न है, द है या फिर भ है? कौन सा है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है न। तो अब तो याद आपको आ गया होगा कौन सा था? प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, जो 5 क, च, ट, त, प जो हमारे वर्ग हैं उन सब का जो अंतिम आता है, ये जो है वो कौन से हो गए? नासिक्य हो गए। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से अल्प प्राण नहीं है, हमें बताना है कौन सा व्यंजन अल्प प्राण नहीं है। दोस्तों इन चारों में से बताना है, ख है, ग है, च है या फिर द है, कौन सा अल्प प्राण नहीं है? यानी 3 अल्प प्राण है और 1 नहीं है। तो इसका सही आंसर है ख। ख जो है वो अल्प प्राणों की श्रेणी में नहीं आता है, अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है। तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं कि अल्प प्राण होता कौन सा है। अल्प प्राण वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलता है, ये अपेक्षाकृत है, यानी इसमें जो है महाप्राण के स्थान पर कम श्वास निकलता है। दूसरा इसका प्रकार होता है महाप्राण, इसमें उसकी अपेक्षा क्या होगा? ज्यादा श्वास बाहर निकलेगा। तो यहाँ देखिएगा अल्प प्राण कौन से होंगे और महाप्राण कौन से होंगे। पहले अपने बात करें अल्प प्राण की। अल्प प्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। ये इसमें से देखिए। इसके अलावा देखिएगा य है, र है, ल है और व है, ये भी अल्प प्राण होते हैं। और गहराई में जाए तो सारे स्वर हैं वो भी कौन से होते हैं? वो भी अल्प प्राण ही होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5, ये देखिएगा ये जो हल्के हैं वो ऊपर हैं, भारी है वो नीचे हैं। तो नीचे वाले कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं और ये ऊपर वाले कौन से होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। दोस्तों अब यहाँ जो है इसके साथ में कुछ और जोड़ना है, तो य, र, ल, व और साथ ही साथ में सारे के सारे स्वर जो हैं वो भी कौन से होते हैं? वो भी अल्प प्राण हुआ करते हैं। दोस्तों और महाप्राण की बात करें तो जो बाकी रह गए, यानी दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो क्या कहलाएंगे? वो महाप्राण की श्रेणी में आते हैं, यानी इसमें जो है वो अधिक प्राण की आवश्यकता होती है, अधिक प्राण की आवश्यकता इनमें होती है। और कौन से रहेंगे? इनके अलावा भी कोई रह गए तो वो तीनों प्रकार के स और 1 है, ये सारे के सारे कौन से हो गए? ये सारे महाप्राण होते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है तालव्य व्यंजन कौन सा है? हमें बताना है तालु से बोले जाने वाला व्यंजन कौन सा है। यहाँ एक समूह दिया गया है, कौन सा है तालव्य? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर अभी तक तो आपको याद हो चुका होगा, पीछे भी हमने बात की है। कौन सा है? 2 नंबर ऑप्शन, यानी च जो वर्ग है वो सारा का सारा कौन सा है? तालव्य है। दोस्तों जब तक आप ये 25 प्रश्न देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे। इनका डिजाइन इसी प्रकार से किया गया है ताकि एक तो आप जो इनकी थ्योरी है वो भी समझ पाए, सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएं और आपको अच्छे से सारे प्रश्नों का भी पता चल जाए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों तो यहाँ देखिएगा हमने पहले भी बात की, कौन से थे तालव्य? कौन से होते हैं? एक तो आता है च वर्ग, एक य, श और ई और ई, ये जो वर्ण है ये सारे के सारे कौन से होते हैं? तालव्य होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? कौन से को करती है? दांतों को स्पर्श करने का मतलब क्या है? हम कौन से की बात कर रहे हैं? हम दंत
व्यंजनों की बात कर रहे हैं, यानी जिनका उच्चारण जो है वो दंत से होता है। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? क है, च है, त है या फिर प है? बोल के देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए, किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बोल के देख लो ना, जहां से जो वर्ण बोला जा रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। दांतों से कौन से का उच्चारण आता है? इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर, यानी तय होता है। तो तय वर्ग जो पूरा हो गया, त, थ, द, ध और न। न देखिएगा नासिक्य में भी आता है। तो इन सब का जो उच्चारण है वो किससे होता है? दंत्य से होता है। इसके अलावा एक लय है और एक स है, ये भी दंत्य माने जाते हैं हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। लेकिन यहाँ एक और चीज है जो है वो, इसमें लय को कुछ एक स्थानों पर वर्ष से भी लिखा गया है दोस्तों। अब अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हमें सोचना पड़ेगा, अगर दोनों आ गए तो इसका मतलब वो वर्ष से पूछना चाहता है। अदरवाइज आप कौन सा करेंगे? लय को अपने दंत्य मान करके चलते हैं दोस्तों। दोनों ऑप्शन में आए तो समस्या है ही है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों? एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी जो है वो इसको वर्ष से मानती है दोस्तों। वर्त से यानी मसूड़े का जो स्थान है वहां से बोला जाता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, यदि नीचे का होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? किसमें होगी दोस्तों? ल, ब, द और ख। अगर नहीं भी आता तो बोल के देख लो ना। जिस वर्ण का उच्चारण के अंदर आपको होठों का इस्तेमाल करना पड़ता है वो नहीं बोल पाएंगे। यानी इनडायरेक्ट रूप से ये क्या पूछना चाह रहा है कि किस कौन से का उच्चारण ओष्ठ नहीं है, यानी किस वर्ण का उच्चारण जो है वो ओष्ठ के द्वारा नहीं होता। जैसे ओष्ठ का प्रयोग नहीं होगा तो वो वर्ण नहीं बोल पाएगा। कौन सा है सही आंसर इसका? ब। तो ओष्ठ्य कौन से होते हैं देखिएगा, एक तो प वर्ग हो गया ना, प, फ, ब, भ और म। ये सारे के सारे कौन से हो गए? ओष्ठ्य हो गए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी व्यक्ति के दांत नहीं है, जैसे बड़े बुजुर्गों के दांत नहीं होते हैं, तो क्या वो स को बोल पाएंगे? क्या स का उच्चारण दांतों से होता है? त, थ, द, ये नहीं बोल पाएंगे। और सारे के सारे जो उच्चारण है वो किस में बदल जाते हैं? वो फ में बदल जाते हैं। जीवा जैसे दांतों पे आती है, दांत तो मिलते नहीं है, जीवा तो अपने स्थान पे जाएगी उस वर्ण का उच्चारण करने के लिए, लेकिन वो मिला नहीं तो आगे ओष्ठ पर ट्रांसफर हो जाती है और फिर खाली फ में कन्वर्ट हो जाता है। बड़े बुजुर्गों को देखोगे तो आप इस प्रकार के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। स बोलेंगे तो फ की ध्वनि निकलती है दोस्तों। तो जिस वर्ण का उच्चारण जिस स्थान से होता है, अगर उस स्थान में कोई दिक्कत आ गई तो वो उस वर्ण का उच्चारण अपने नहीं कर पाएंगे। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिएगा, अगर होठ की जगह दांत होता तो अपने कौन सा करते, यानी जिसका उच्चारण दांत से होता है, तब लय का और ध का उच्चारण अपने नहीं कर पाते थे। 11वां हमारा प्रश्न है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसमें उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। यस पूछा जा रहा है आपसे, यानी किसमें इसका उच्चारण किया जा रहा है, किसमें इसका प्रयोग हुआ है दोस्तों, कौन से में है आप बताइएगा। उत्क्षिप्त कौन से थे? उत्क्षिप्त था अड़ और उत्क्षिप्त था ढ, ये वाले दो। ये सामान्यतः हमारी वर्णमाला में नहीं होती हैं दोस्तों। हमारी वर्णमाला में जो होता है क, ख, ग, घ के बाद में ये वाला आता है और ढ ढक्कन वाला ये होता है, इसमें बिंदी नहीं होती है दोस्तों। और इनसे देखिएगा कोई शब्द स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इनसे कभी कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता, या तो ये बीच में आएंगे या फिर अंत में आती हैं। बाढ़ लिखना है तो कौन सा लिखते हैं अपने? इसी प्रकार से बिंदी वाला अपने यूज किया करते हैं दोस्तों। तो यहाँ कौन सा होगा, कहाँ है, इसमें मिल गया ना, तो 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न के। 12वां हमारा प्रश्न है, संयुक्त को छोड़ दें तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? यानी संयुक्त व्यंजनों को छोड़ दें तो कुल व्यंजन हमारे पास में कितने हैं दोस्तों? कितने हैं? 36 है, 44 है, 48 है या फिर 53 है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखिए एक विवाद का विषय भी है, कितने माने जाए, तो अलग अलग उद्देश्य के हिसाब से अलग अलग माने जाते हैं। कितने हैं दोस्तों? सही आंसर है हमारे पास में तो 44 है। 44 कैसे हो गए? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हो गए? ये देखिए मानक के अनुसार है 11 है, व्यंजन कितने हैं? 33 हैं, और संयुक्त जो है वो 3 अपने मानते हैं, क्षेत्र ये जो है ना। तो अब देखिएगा कि 11 + 33 अपने इन 2 को ही जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 44 हो गए। ये मूल हैं, क्योंकि इनका तो देखिए जो अपने निर्माण हुआ है वो अन्य वर्णों से मिलकर के हुआ है, तो इसलिए अपने मूल रूप से इतनों को मान करके चलते हैं, इसको शामिल नहीं करेंगे। बाकी जैसा प्रश्न में पूछे उसी हिसाब से हमें आंसर करना है दोस्तों। तो एक बार इस चीज को वापस समझ लीजिएगा। स्वर कितने हैं? 11, और व्यंजन कितने हैं? 33, और 3 क्या है? संयुक्त व्यंजन है।
तो ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जैसा भी प्रश्न पूछा जाए, जब मूल वर्णों की बात होगी तो अपने संयुक्त को काउंट नहीं करेंगे दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से ओष्ठ्य नहीं है, हमें बताना है किसका उच्चारण ओष्ठ से नहीं होता है। कौन से का नहीं होता है भाई? तो कौन से का होता है ओष्ठ को याद कर लीजिएगा। पै जो वर्ग था और उ जो था, इनका उच्चारण ओष्ठ से था। तो पै वर्ग के यहाँ पे है क्या? पै है, मैं है और फै है। ये कौन सा है? ये चै वर्ग का है। और चै का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। तो ये इसका स्थान कौन सा हो गया? ये तालव्य हो गया, न कि ओष्ठ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्षय ध्वनि जो है वो किसके अंतर्गत आती है? क्षय ध्वनि किस में आती है दोस्तों? मूल शब्द है, घोष है, संयुक्त है या फिर तालव्य है दोस्तों? कौन से में आती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो होगा संयुक्त वर्ण। ये संयुक्त में आती है दोस्तों। 3 संयुक्त वर्ण अपने यहाँ सामान्यतः देखते हैं। एक तो है क्षय, एक होता है त्रय और एक होता है ज्ञ। कई बार श्रेय को भी वो पूछ लेता है। तो यहाँ देखिएगा, इनका विच्छेद है वो भी देख लेते हैं। क प्लस स, ये आधा तय और रे। यहाँ ये होता है जय प्लस इय, और ये कौन सा होता है? शय प्लस में रे। तो इस तरह से होते हैं दोस्तों, इनको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ये तो बहुत बार आता है, ये वाला तो बहुत बार आपसे पूछा जाता है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये शय है। इस शय में हमने क्या लगा दिया? जैसे पै में रे लगाते हैं तो यहाँ पर ये लगा दिया, प्र बन गया। जैसे पै में ये वाला री लगाते हैं उसी प्रकार से इसमें भी लगा सकते हैं, श्री हो गया। जिस प्रकार इसमें वह लगा सकते हैं, जैसे इसमें वह लगा सकते हैं, उसी प्रकार से स्वान के अंदर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये पहले शय हुआ करता था, इसका मतलब शय है। और इसमें फिर कोई सा भी लगा लिया गया, यहाँ पे रे लगाया तो फिर ये क्या बन गया? श्रेय बन गया। ये कौन से वर्ण है? सारे के सारे संयुक्त वर्ण है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में सघोष व्यंजन है? सघोष पूछ रहा है। कौन से में है दोस्तों? कैक है, ये रे, तथ है या फिर पैफ है? कौन सा होगा दोस्तों सघोष वर्ण? देखिए पहले अगर आपका आंसर सही है तो उसको चेक कर लीजिएगा, क्या है इसका सही आंसर? इसका आंसर है 2 नंबर, यानी ये और रे। अगर आपको आंसर सही था तो इसका मतलब आपको पता है, अन्यथा इस बात को समझ लीजिएगा। सघोष वर्ण कौन से होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरीय तंत्रियों में कंपन होता है, यानी गले के अंदर कंपन जो है वो ज्यादा होता है, उन्हें अपने सघोष वर्ण कहते हैं। ये 2 होते हैं कंपन के आधार पर। किस आधार पे बात कर रही हैं? अपने कंपन के आधार पर। एक तो होता है सघोष और एक होता है अघोष। तो पहले देख लीजिएगा, सघोष यानी घोष के साथ इसको घोष भी लिख सकते हैं अपने। तो सघोष कौन कौन से होते हैं इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, ये कौन से होंगे? सघोष होंगे। इसी के साथ साथ देखिएगा ये, रे, ल, व और है, प्लस में सारे के सारे स्वर, ये क्या होंगे? घोष होंगे। यहाँ और लिख देता हूं मैं, किसी भी वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो या फिर 5वां हो। जैसे क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 हैं। तो इनमें से कौन सा? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। तो कौन सा होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। यानी ये अंतिम जो 3 है ये तो कौन से हो गए? घोष हो गए। और ये जो स्टार्टिंग वाले 2 रह गए ये कौन से हो गए? अघोष रह गए। तो तीसरा, चौथा, 5वां प्लस के अंदर कौन से रह गए? इसके अलावा देखिएगा जो अपने जोड़ सकते हैं वो होते हैं ये, रे, ल, व और है। और इसके साथ साथ में जो भी सारे स्वर हैं वो भी क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 31 होती है। कुल संख्या कितनी होगी? 31 होती है दोस्तों। बात करते हैं अघोष की। तो अघोष में जो घोष नहीं है वो सारे के सारे कौन से हो गए? अघोष हो गए। तो अघोष में कौन से आएंगे? अघोष में देखिएगा पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और जो दूसरा वर्ण है वो सारे के सारे कैसे कहलाएंगे? अघोष। और इसमें आप शामिल कर लीजिएगा तीनों प्रकार के स, ये सारे के सारे कौन से हो जाएंगे? अघोष। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। यानी इसका उल्टा ही तो है ना, ये 31 है, इसका उल्टा कितना हो गया? 13। तो 2-2 तो ये हो गए ना प्रत्येक वर्ग के। कितने वर्ग है? 5। 5 में से पहला दूसरा अघोष होता है, तो फिर कितने हो गए? देखिएगा गुणा 2 करेंगे तो 10 तो ये हो गए, 3 हमारे ये हो गए। 13 कितने होते हैं? 13 कौन से होते हैं? अघोष होते हैं। और 31 कौन से होते हैं? सघोष या घोष होते हैं दोस्तों। इनको अच्छे से याद रखना, बड़े अच्छे प्रश्न इनमें से पूछे जाते हैं। बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन जो है वो कौन से विकल्प में है? हमें बताना है इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन से विकल्प में आते हैं दोस्तों। कौन से में है?
तो यहाँ इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 2 नंबर, र और ल। तो इसके अलावा भी कोई अंतस्थ व्यंजन होते हैं क्या, कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ जो व्यंजन है वो 4 होते हैं, य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। ये सारे के सारे अंतस्थ होते हैं। आगे बात करें 17वें प्रश्न की, किस विकल्प में स्पर्श व्यंजन नहीं है? आपको बताना है किसमें स्पर्श व्यंजन नहीं है दोस्तों। कौन से में स्पर्श व्यंजन नहीं है, किसके अंदर स्पर्श का प्रयोग नहीं किया गया है? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? रिकॉल कीजिएगा, पहले प्रश्नों के अंदर भी हमने इसके विषय में बात की थी दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा नंबर 1 यानी श और है। याद कीजिएगा दोस्तों, हमने क्या कहा था, स्पर्श व्यंजन कितने थे? 25, 5 × 5 यानी एक वर्ग में कितने वर्ण थे? 5, और पांचों वर्ग जो हैं वो कौन से होते हैं? स्पर्श होते हैं। तो 5 वर्ग में से तो ये है ना, लेकिन श से है और क्षत्रज्ञ और यरलव ये तो इनसे बाहर है। तो कौन से में नहीं है स्पर्श व्यंजन? श से है, ये जो है वो स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में नहीं आता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प और फ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? अब तक तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपका आना चाहिए। क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन होगा ओष्ठ्य। प और फ, ओष्ठ्य, ओष्ठ्य कौन से होते हैं? वापस देख लीजिएगा जिनका उच्चारण ओष्ठ्य होता है। एक तो आ गया प वर्ग, उ और उ, ये सारे के सारे कौन से होते हैं? ओष्ठ्य। जब तक आप लास्ट तक पहुंचेंगे 25% और कल के और 25% देखेंगे तो बिल्कुल आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी दोस्तों। 19वें प्रश्न की बात करें, किस विकल्प में अघोष व्यंजन है? अब आपको बताना है अघोष कौन से में से है दोस्तों, कौन से में है? अच्छे से रिकॉल कीजिएगा, अभी हमने बात की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4 नंबर। अघोष कौन सा होगा? ये वाले होंगे, ये सारे के सारे अघोष हैं। अघोष कौन से होते हैं? याद करिएगा एक बार फिर से, पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, इसके साथ में हमने तीनों प्रकार के जो स हैं उनको शामिल किया था। टोटल 13 थे अघोष, कितने थे? टोटल 13 थे दोस्तों, याद आ चुका होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? यानी हमें बताना है इनमें से कौन सा तालव्य नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों तालव्य? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3 नंबर, घ। तो ये तालव्य नहीं है, तो ये कौन सा है? ये है कंठ है। कौन सा है? कंठ है। कंठ से किन किन का उच्चारण होता है दोस्तों? तो क वर्ग जो है वो कौन सा होता है? कंठ्य होता है दोस्तों। इसमें ए और आ को भी शामिल आप कर सकते हैं। इसके अलावा विसर्ग जो है वो भी कौन से में आता है? वो कंठ्य में आता है दोस्तों। कुछ एक स्थानों पे आपको काकल्य भी मिल जाएगा दोस्तों लिखा हुआ। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, किस प्रकार से ऑप्शन पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है या फिर ये गलत है, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग हिसाब से दे रखा है उसको। कुछ किताबों में ये भी मिलेगा, कुछ में आपको ये भी मिलेगा दोस्तों। तो जैसा प्रश्न पूछा जाए, हमें ये बहस का मुद्दा नहीं है कि कौन से को सही माने। बात यह है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है और उसके विकल्प में कौन से हैं दोस्तों, उसी को मान करके आप चलिएगा और ध्यान से प्रश्न को हल करिएगा। तो विसर्ग है वो भी क्या माना जाता है? कंठ्य माना जाता है दोस्तों। अब काकल्य की बात करें, वैसे है तो वो कंठ में ही ना। काकल्य स्थान कौन सा होता है दोस्तों? काकल्य देखिएगा जो हमारे गले के अंदर वो ऊपर जिह्वा से लटकती रहती है, उसके पास का जो स्थान है उसे अपने काकल्य के नाम से जानते हैं। वहां से विसर्ग का उच्चारण होता है। काफी कुछ ये है की तरह ही होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? इनमें से हमें बताना है मूर्धन्य कौन सा है। कौन सा स्थान है दोस्तों जहां मूर्धा से बोल रहे हैं? और मूर्धा कौन सा होता है? दांतों से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उभरा हुआ सा जो भाग है जहां पर आपको छोटी छोटी दीवारें महसूस होंगी, अपनी जिह्वा को वहां पर लेके जाइएगा दांतों से थोड़ा सा ऊपर, तो आपको ऐसे लगेंगे छोटे छोटे प्लॉट काट दिए गए हैं जमीन के अंदर, है ना। और जैसे ही आप कोई तेज मिर्ची वाली चीज खा लेते हैं या कोई देखिए गर्म चीज खा लेते हैं तो आपका वहां से छिल जाता है, चमड़ी जो है वहां से उतरने लगती है, तो वो जो स्थान है उसे हम मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धन्य कौन कौन से हैं दोस्तों? मूर्धन्य जो होते हैं उनमें से यहाँ से हमें पहचानना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 4 नंबर यानी ट है। तो यहाँ देख भी लीजिएगा मूर्धन्य कौन कौन से होती हैं। ट वर्ग जो है वो पूरा का पूरा ट, ठ, ड, ढ और अण हो गया। इसी के साथ साथ अड़ और ढ को भी देख लीजिएगा, ये भी मूर्धन्य ही होते हैं। री ऋषि जो होता है वो भी आपका मूर्धन्य है। इसके अलावा र और स हैं, ये भी मूर्धन्य ही होते हैं दोस्तों। इतने होते हैं जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में अघोष व्यंजन है दोस्तों? अब तक तो आपने पहचानना सीख लिया होगा कि अघोष कौन से होती हैं जिसमें गले के अंदर कंपन नहीं होता है दोस्तों।
रिकॉल करें हल्का सा तो आराम से आप इसमें आंसर देखिए निकाल सकते हैं। कौन सा था एगोस? एगोस कौन से थे? एगोस थे हमारे पास में पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन। किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन जो था वो एगोस थे, और तीनों प्रकार के जो स हैं वो क्या थे? एगोस थे। स कौन से? ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब मैंने यहाँ लिख दिया है तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ देखिएगा ये कौन सा है? त थ यानी दूसरा है, ट ठ ड, ये कौन सा आ गया? तीसरा आ गया। और यहाँ देखिएगा ये र ल व, ये भी कौन से थे? ये तो सहघोष में था ही था। अब यहाँ देखिएगा ये कौन सा? ये पांचवा आ गया, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया। कौन सा बचा? पहला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये, क्योंकि ये भी पहला है और ये भी पहला है, तो पहला और दूसरा जो है वो एघोष में आता है। बात करते हैं 23वें प्रश्न की। किस विकल्प में सहघोष, महाप्राण और काकल्य है? हमें बताना है सहघोष भी है, महाप्राण भी है और काकल्य भी है। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? आप इसमें पहचानिएगा कौन सा है जो काकल्य भी है और सहघोष भी है और महाप्राण भी है। देखिए वापस दोहरा रहा हूँ, यहाँ हमें प्रश्न के अनुसार आंसर करना है कौन सा माना जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 3 नंबर है को अभी हमने पीछे भी बात की थी, बस इसका काकल्य स्थान भी मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कुछ जो है इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। इसका स्थान जो है वास्तविक स्थान जो कौन सा है? स्वर यंत्र या स्वर यंत्री कहते हैं, लेकिन कुछ में काकल्य भी है। तो हमें यही देखना है, हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। तो कौन सा होगा यहाँ सबसे अच्छा आंसर? सबसे अच्छा आंसर हमारा है ही हो सकता है। बात करें अगले प्रश्न की। 24वां हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में अडय और ढय व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई? यानी अडय और ढय के लिए जो सही बात है वो कौन से में है? तो बताइएगा कौन से में है दोस्तों। क्या अडय और ढय उत्क्षिप्त और मूर्धन्य है, स्पर्शी है, स्पर्शी संघर्षी है या फिर पार्श्विक है? कौन सा है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 1 नंबर। उत्क्षिप्त कौन से थे? अडय और ढय थे। इनका उच्चारण मूर्धा था या नहीं था? बिल्कुल था। तो ये भी सही है और ये भी सही है। बात करते हैं आज के 25वें प्रश्न की, और जो कि हमारा अंतिम प्रश्न भी है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद माने गए हैं? यानी बाह्य प्रयास जो है उसके आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं दोस्तों? यहाँ ये जो 4 ऑप्शन है, अल्पप्राण, महाप्राण है, लघु दीर्घ है, घोष एघोष है या फिर विवृत और स्पृष्ट है दोस्तों। कौन सा है इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी 2 भेद माने गए हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। हमने इसकी बात पूरी अच्छे ढंग से कर ली है। अल्प प्राण कौन सा होता है? जिसमें श्वास कम निकलता है। महा माने ज्यादा, जिसमें श्वास अधिक निकलता है वो कौन सा होता है? वो महाप्राण हुआ करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न जो हमने व्यंजन से देखे। व्यंजन के कुछ और प्रश्न भी शेष रह जाते हैं। पूरा अभ्यास होने के बाद में ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सभी चीजों के लिए। किसी भी परीक्षा में आप बैठ सकते हैं दोस्तों कल भी अपने इसी व्यंजन के विषय में ही बात करेंगे दूसरे भाग के अंदर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे और रेगुलर मिलते रहते हैं। रीड का सिलेबस भी अपने यहाँ पर रेगुलर चल रहा है दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।